गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों का बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग वीडियो लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसके पहले मैंने आपको बेसिक अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 1 मैंने बताया था कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था कि अकाउंटेंसी की इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया गया, क्यों आई और उस पर वर्क कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। और जैसे मैंने बताया था कि अकाउंटेंसी आई क्या थी कि प्रॉब्लम ऑफ बार्टर को मनी ख़त्म करती है, प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन को अकाउंटेंसी समाप्त करती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज मैं थोड़ा लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैंने पार्ट 1 आपको बता दिया, पार्ट 2 बता दिया, अब मैं पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर, मतलब लेखांकन के महत्व आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता जो यूजर हैं, हमारे जो इंटरनल यूजर है, हमारे जो एक्सटर्नल यूजर है। अब क्वेश्चन ये उठता है इंटरनल यूजर क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर क्या होता है। इंटरनल का मतलब हुआ कि जो व्यापार के अंदर है, जिसका रिलेशन बिजनेस से है या उसका जो ओनरशिप है, ओनर आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, दैट इज इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस का जो आउटसाइडर है, जो बाहरी पर्सन है, जैसे कस्टमर हो गया, है कि नहीं, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट हो गई, है कि नहीं, या आप कह सकते हो कि टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। ये हमारे कैसे यूजर हैं, एक्सटर्नल यूजर हैं। इसके बाद देखिए मैंने लिखा है पर्सन्स इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं में हित रखने वाले व्यक्ति। वो कौन से व्यक्ति भाई, जो लेखांकन सूचनाओं में, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं यूजर्स। कितने यूजर्स हमारे होते हैं बेटा, बेसिकली 2 यूजर्स होते हैं, ध्यान रखना आप लोग, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। ध्यान सुनिएगा आप लोग, इंटरनल यूजर्स हिंदी वाले भी जानते रहिए, मैं लेक्चर को मैं मिक्स इसलिए दे रहा हूँ जैसे हिंदी मीडियम बच्चे, इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों को अच्छी तरह से अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज हो सके। तो इंटरनल यूजर्स का मतलब हुआ आंतरिक उपयोगकर्ता, एक्सटर्नल यूजर का मतलब होता है बाह्य उपयोगकर्ता। अब बेटा आगे मैं बात करता हूं। इंटरनल यूजर जैसे मैंने लिखा ओनर, ओनर का मतलब होता है जो बिजनेसमैन है, जो अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है एज ए मालिक। तो भाई मालिक क्या है, अगर भाई इंटरनल यूजर का मतलब मालिक, जैसे अगर कोई अपना व्यवसाय चला रहा है तो अपना व्यापार का हिसाब किताब रखेगा, वो देखेगा भाई मैं व्यापार में कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, हमें सरकार को कैसे टैक्स देना है, वो अपना एक तरह से पूरा ओनरशिप, पूरा मैनेजमेंट देखेगा। तो उसके लिए अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मीन्स होता है सेकेंड ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। भाई जो ओनर है, जो मालिक है, अपने व्यापार को हर जगह वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए अपनी संस्थाओं में वो मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट करता है। तो जो मैनेजर्स होते हैं, बेसिकली हमारे 3 मैनेजर्स होते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट होता है। तो हमारा कहने का मतलब हुआ जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध तंत्र है, उसको भी अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। भाई वो भी अपना देखेगा हमारे यहाँ इंप्लॉइज कितने काम कर रहे हैं, उनको हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे किसको बोनस देना है, कैसे किसको सैलरी बढ़ानी है, कैसे किसको प्रमोट करना है। जब उसका हिसाब किताब रखा जाएगा तो उससे पता चल जाएगा किसके अंदर क्या क्वालिटी है। जिसकी क्वालिटी होगी उसको कह सकते हैं उसकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, उसका प्रमोशन किया जाएगा। तो ये बेनिफिट किसको होता है, मैनेजमेंट को। एम्प्लॉइज, भाई देखिए जो कर्मचारी है, कर्मचारी अगर किसी संस्था में काम करता है तो भी चाहता है मैक्सिमम फायदा मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो भी अपना हिसाब किताब भाई देखेगा, वो सैलरी की डिमांड करेगा, बोनस की डिमांड करेगा। इसके लिए हमारी अकाउंटिंग बेनिफिट करती है। तो ये किसके लिए बेनिफिट है, इंटरनल यूजर्स, जो उसके आंतरिक जो व्यवसाय को जो चलाने में जो लोग हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए अकाउंटिंग की कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस होती है, उसका बेनिफिट होता है। अब बात करता हूँ एक्सटर्नल यूजर, बाह्य प्रयोगकर्ता, बाह्य उपयोगकर्ता, जैसे सप्लायर एंड क्रेडिटर्स है। भाई सप्लायर क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार या पूर्तिकर्ता, पूर्तिकर्ता लेनदार का मतलब हुआ जिससे हम सामान खरीदते हैं। व्यापारी जिससे सामान खरीदता है वो कहलाता है सप्लायर्स या क्रेडिटर्स। तो भाई सप्लायर क्रेडिटर के लिए क्या बेनिफिट है, भाई अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है तो उसको कैसे क्या करना है, क्या लेन देन करना है, कैसे पेमेंट लेना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें उसको बेनिफिट होती है। इन्वेस्टर्स का मतलब होता है विनियोगकर्ता, जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। भाई जैसे आपकी कंपनी में कोई पैसा आदमी लगाना चाहता है कोई व्यवसाय में, तो ऐसे आंख मूंद तो लगा नहीं देगा, या आप मांग रहे हो भैया हमें 1 करोड़ रुपया दे दो, कोई ऐसे कहते भैया ले जाओ, तो उसके लिए क्या करेगा वो आपको देखेगा आपकी अकाउंटिंग कंडीशंस कैसी है, कि भाई आपके व्यापार का प्रोग्रेस कैसे चेक करेगा, वो आपका हिसाब किताब देखेगा, आपके 5 साल या 10 साल की बैलेंस शीट की स्टडी करेगा, उसका प्रॉफिट लॉस का वैल्यूएशन देखेगा कि भाई आपका व्यापार ग्रोथ कर रहा है कि ग्रोथ नहीं कर रहा है।
अगर ग्रोथ कर रहा है तो ये माना जाएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये सोचेगा भाई अगर इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें फायदा होगा, तो ये इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। टैक्स डिपार्टमेंट, भाई टैक्स डिपार्टमेंट से, टैक्स डिपार्टमेंट किसका होता है? भारत सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। अब जैसे मैंने बताया भी था इसके पहले भी आप लोगों को, 3 सरकारें होती हैं बेसिकली, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, स्टेट गवर्नमेंट एसजी, लोकल गवर्नमेंट एलजी। तो बेसिकली जो टैक्स लगाने का पावर किसके पास होता है? सेंट्रल के पास। सेंट्रल अपना पावर स्टेट को दे सकता है, स्टेट अपना पावर लोकल को दे सकता है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सरकार का है, भाई सरकार कैसे टैक्स लगाएगी बिजनेस के ऊपर, और कह सकते हो कि कंपनी वाले कैसे टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेगी, इसके लिए अकाउंटिंग गवर्नमेंट की हेल्प करती है। तो बेसिकली टैक्स अगर देखा जाए भारत में बेसिकली 2 तरह के टैक्स होते हैं, डीटी एंड आईडीटी। डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स, आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, तो डायरेक्ट टैक्स में केवल आपका याद रखिएगा सबसे अच्छा एग्जांपल इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल जीएसटी, जो आप लोग जान रहे होंगे आजकल जीएसटी के बारे में। इसमें जीएसटी का माहौल भी चल रहा है, खूब बहुत सारे टैक्स लग रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब हुआ, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, टैक्स डिपार्टमेंट को बेनिफिट होता है अकाउंटिंग से। कंज्यूमर्स, भाई कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चीप एंड बेस्ट चाहता है, वो सामान सस्ता चाहता है, अच्छा चाहता है। तो भाई वो भी हिसाब किताब देखेगा, वो भी व्यापार में देखेगा, भाई हम जिस व्यापार सामान खरीद रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसका क्या स्थिति है, अकाउंटिंग उसके लिए बेनिफिट करती है। लोकल कम्युनिटी, जो हमारे लोकल कम्युनिटी हैं, इनके लिए अकाउंटिंग बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट के लिए बताया था मैंने अभी आपको। फाइनेंस एनालिसिस, जो वित्तीय जो विश्लेषक हैं, उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करती है, उनको फ़ायदा देती है। स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे हम शेयर मार्केट की शेयर ब्रोकिंग वगैरह करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कि नहीं। ट्रेड एसोसिएशन, व्यापार जो संघ बना है, उनके लिए भी अकाउंटिंग बेनिफिट देती है। लेबर यूनियंस, जो हमारे श्रम संगठन है, श्रम संघ हैं, उनके लिए अकाउंटिंग देती है। तो हमारे कहने का मतलब एक्सटर्नल यूजर है। एक्सटर्नल यूजर का मतलब होता है बिजनेस का जो आउटसाइडर है, जो बाहरी पर्सन है, और इंटरनल मतलब होता है जो इंटरनल ग्रुप है, एज ए ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। तो ये मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दिया। ये मैंने बता दिया कि भाई बेसिकली 2 तरह के यूजर्स के लिए इसका इंपॉर्टेंस होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। भाई जैसे अगर मान लीजिए हम कोई काम करने जा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो, या जैसे आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तो अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो तो उसकी बेसिक चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। जब तक उसकी बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक अकाउंटिंग में कोई काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, अब आपको डायरेक्ट कोई बता दे भैया एप्पल है, या डायरेक्ट बता दे भैया बनाना है, तो ये ऐसा मतलब ये कि ये बताने से आपको नहीं समझ में आएगा, आपको पहले ही बताया जाएगा उसका ए क्या है, उसका बी क्या है, उसका सी क्या है, उसका डी क्या है, क्या मतलब होता है। जब उसके बारे में आप जान जाएंगे तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपको डायरेक्ट कोई चीज़ बता दी जाए, हाँ इसका ये मतलब होता है, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब पहले उसकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी उसके बारे में आगे हम वर्क कर सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं इसके बाद कि बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। बेटा कोई समस्या होगी तो आप लोग डिस्कस करिएगा, हमसे बताइएगा। अब मैं आगे बात कर रहा हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हो, या अकाउंटेंसी भी कह सकते हो आप। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, ठीक बेटा। कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, आप हमसे डिस्कस करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, मैं आपको हर आंसर दूंगा। और हाँ, मैं बात करने वाला हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। मैंने बताया कि भाई अगर अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं तो उसका बेसिक टर्म क्या है हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहला बेसिक टर्म, पहला है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस, लेन देन। देखिए आपको मैंने कई बार डिस्कस किया है ट्रांजैक्शंस। तो बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ठीक बेटा, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है मॉनेटरी, और नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी। ठीक है, मौद्रिक और अमौद्रिक।
तो लेखा शास्त्र में, लेखांकन में हम किस टर्म्स की स्टडी करते हैं? मॉनेटरी की, फाइनेंशियल की। तो आप लोग याद रखना, लेन देन का मतलब होता है भाई हम सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर बेच रहे हैं, है कि नहीं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। तो 50 तरह के हमारे जो ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिनका वैल्यूएशन मुद्रा में करते हैं, उन्हीं के अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो लेन देन करते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं टर्म्स आपको बताता हूं, कैपिटल। ठीक बेटा, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ध्यान रखिएगा। एक कैपिटल का मतलब आप लोग राजधानी भी समझते होंगे, लेकिन यहाँ कैपिटल का मतलब राजधानी से नहीं, कैपिटल का मतलब किससे है? पूंजी से। अब पूंजी क्या चीज होती है? पूंजी का मतलब होता है जब कोई व्यवसायी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो बिजनेस की स्टार्टिंग के दौरान जो भी वो इंट्रोड्यूस करता है, जो भी चीज लगाता है, जैसे क्या बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैश लगा रहा है कि नहीं, अपनी बिल्डिंग यूज कर रहा है, अपनी बिल्डिंग यूज कर रहा है कि नहीं, गुड्स लगा रहा है, अपना सामान लगा रहा है। तो कहने का मतलब व्यवसायी अपने व्यवसाय में जो भी चीजें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करता है, बिजनेस को स्टार्टिंग में, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी पैसा, संपत्ति, वस्तु जो भी लगाता है, दैट इज क्या? कैपिटल। उसको हम पूंजी कहते हैं, ठीक है। अब आगे डिस्कस कर रहा हूं तीसरा टर्म बेटा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की हिंदी होती है आहरण। आहरण क्या होता है? आहरण का मतलब होता है एनी पर्सनल एक्सपेंसेज ऑफ बिजनेसमैन इज नोन एज ड्राइंग्स। एनी पर्सनल एक्सपेंसेज ऑफ बिजनेसमैन इज नोन एज ड्राइंग्स। जैसे भाई मान लीजिए अपनी आप दुकान चला रहे हो, सपोज करिए अपनी दुकान चला रहे हो, आपके घर में कुछ, मान लीजिए कि आपकी मिठाई की दुकान है, सपोज करिए, या मान लीजिए आपकी केक की दुकान है, आप केक का प्रोडक्शन करते हो, केक बनाते हो। आपके घर में मान लीजिए आपके भाई की, आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी पड़ती है, तो आप क्या करोगे? अपने बिजनेस से केक आप लोगे। या आपकी कपड़े की दुकान है, आपके घर में कोई फंक्शन है, अपनी दुकान से आपने कपड़ा ले लिया, तो दैट इज क्या? ड्राइंग्स। उसको आप किस खाते में डालोगे? ड्राइंग्स को। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आपकी खुद की कपड़े की दुकान है, आप जाओगे पड़ोसी के यहाँ कपड़ा खरीदने, कपड़ा अपनी दुकान से ही लोगे। तो दैट इज क्या है कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि एनी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेसमैन इज नोन एज ड्राइंग्स। कि कहने का मतलब व्यवसाय के जो अपने उसके जो व्यक्तिगत खर्चे, व्यवसायी के, भाई व्यवसाय के जो व्यक्तिगत खर्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं? आहरण कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, आगे मैं डिस्कस करूंगा जब अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा, याद रखना कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, ड्राइंग्स भी हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स होता है। दोनों किसके अकाउंट होते हैं? ओनर्स के होते हैं, बिजनेसमैन के। अब इसे ड्राइंग्स का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ड्राइंग्स जैसे LIP, LIP का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप जीवन बीमा, देखिए दो बीमा होता है, GIC एंड LIC, जीवन बीमा और साधारण बीमा। तो जीवन बीमा हम किसका कराते हैं? जिनमें जान पाई जाती है, दैट इज वो वस्तुएं जिनमें जान होती है। कहने मतलब दो तरह के हमारे स्टॉक होते हैं बिजनेस में, लाइव स्टॉक एंड डेड स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब जैसे हम आप किस स्टॉक में? लाइव स्टॉक में। या मान लीजिए मुर्गी पालन है, भैंस पालन है, दूध पालन। कहने का मतलब ये जितना इस तरह की चीजें हैं जहां पर ऐसी चीजों का यूज किया जाता है जिनमें जान पाई जाती है, तो उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। और डेड स्टॉक का मतलब हुआ जैसे पंखे की दुकान है आपकी, कॉपी किताब की दुकान है, कपड़े की दुकान है, मतलब वो वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेड स्टॉक होता है उसका जनरल इंश्योरेंस कराया जाता है, उसका साधारण बीमा होता है। लेकिन जिसमें अंदर जान पाई जाती है उनका जीवन बीमा कराया जाता है। तो जैसे हमारा आपका LIC होगी, लेकिन दुकान की क्या होगी? GIC होगी। तो LIC अगर हम हमारा अपना करा रहे हैं, भाई मान लीजिए व्यापारी अपनी LIC करा रहा है, तो LIC क्या है? उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, ठीक है। दूसरा इनकम टैक्स, व्यापारी अपनी इनकम का टैक्स देता है, तो इनकम टैक्स भी क्या है? उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है कि नहीं। हाउस होल्ड डेट, हाउस होल्ड डेट, घरेलू ऋण, भाई जैसे अपनी दुकान से अपने घर के लिए पैसा निकाल रहे हो, घर खर्च के लिए निकाल रहे हो, तो ये सब हमारे क्या है? किसके एग्जाम्पल हैं? ड्राइंग्स के, ठीक बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं आगे एसेट्स। एसेट्स जिसको हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं संपत्तियां। संपत्तियां क्या चीज होती है? ये आपको ध्यान रखना है। संपत्ति हम किसको कहते हैं? भाई देखिए व्यवसाय बेसिकली दो चीज से मिलकर बनता है, ये आप कह सकते हो। व्यवसाय में बेसिकली दो चीजें होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया भी था, बैलेंस शीट है कि नहीं, बताया था। बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है लायबिलिटी, एक पार्ट होता है हमारा एसेट्स। दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर दोनों बराबर क्यों होता है, तो आप लोग सीधा सा मतलब जानिएगा। एक तो आप WNT सिस्टम पढ़ रहे हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, या आप ऐसा जानिएगा, अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप कभी 200 रुपया खर्च नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा
ये एसेट्स है, ठीक है, ये लायबिलिटीज है। अगर आपके पास 100 रुपया है तो कभी आप 200 रुपया खर्च नहीं कर सकते। अगर आप 200 रुपया खर्च करेंगे तो 100 रुपया आप कर्जा लेंगे। इसका मतलब जितनी हमारी संपत्ति है उतना ही हमारा क्या है, दायित्व है, उतनी हमारी लायबिलिटीज है। तो एसेट्स क्या होता है, संपत्तियां किसको कहते हैं कि संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय में फंक्शन कर रही, व्यवसाय में काम कर रही हैं, या ऐसी चीजें या ऐसे गुड्स या ऐसी चीजें जिससे हमें लॉन्ग लाइफ फायदा मिलता है। आप कह सकते हो कि एनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वो भी सब चीजें जिससे हम लंबे समय तक कोई लाभ कमा सकें, वो व्यवस्था हमारी क्या है, संपत्तियां हैं, उसको हम एसेट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है एसेट्स कितने तरह की होती है। एसेट्स भी कई तरह की होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स एक होती है, अस्थाई संपत्ति, समझते जाइएगा आप लोग। अस्थाई संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स किसको कहेंगे, अस्थाई संपत्तियां क्या होती है, ऐसी संपत्तियां जिनमें फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, ऐसी संपत्तियां कि भाई जो अस्थाई नेचर की होती है, जो लॉन्ग लाइफ होती है, जिनको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और समय के साथ साथ जिनकी वैल्यू घटती जाती है, जिसपे डेप्रीसिएशन लगता है। एक शब्द मैंने लिया अभी, डेप्रीसिएशन, आगे मैं डिस्कस करूंगा डेप्रीसिएशन के बारे में। तो जैसे अस्थाई संपत्तियों में बिल्डिंग हो गई, ठीक बेटा, प्लांट हो गया, ठीक भाई, मशीन हो गई, ये हमारी संपत्तियां क्या है, सब अस्थाई है। कि मतलब वो संपत्तियां जिनका फिजिकल स्वरूप है, जिनका एक भौतिक रूप है और जिनसे व्यापार लंबे समय तक लाभ कमाता है, वो व्यवसाय के लिए कैसी संपत्तियां हैं, अस्थाई संपत्तियां हैं, और जो एक समय के बाद खत्म होती है भाई, जैसे जिस समय के साथ जो समाप्त होती जाती है, जिसमें डेप्रिसिएशन लगता है, ह्रास लगता है। डेप्रिसिएशन क्या चीज होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, याद रखिएगा आप लोग, कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के मूल्य में जो घिसावट है, जो कमी आ रही है, समय के साथ संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ बिजनेस। डेप्रिसिएशन क्या होता है, व्यवसाय का लॉस होता है, और संपत्तियों के मूल्य में निरंतर प्रयोग के कारण जो कमी आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप ये भी ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए सब कुछ करिए भाई, आपको मान लीजिए दहेज में 4 व्हीलर मिलता है, लाके आप घर पे खड़ी कर देते हो, रोज उसको आप फूल माला चढ़ाते हो, कभी आपको पेट्रोल भराने का पैसा ही नहीं है, कभी आप चलाते ही नहीं है, तो घर पे आप क्यों सजा के रखे हो। लेकिन अगर मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी थी और उसी गाड़ी को अगर आप 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद बेचने जाओगे, या मान लीजिए 2 महीने बाद आप बेचने जा रहे हो, तो आपको कभी 10 लाख रुपया मिल नहीं सकता। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। जब तक गाड़ी शोरूम में है तब तक उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तब तक उसकी वैल्यू बरकरार है। लेकिन जैसे ही गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है, उसकी वैल्यू घट जाती है। तो संपत्तियों के हम चाहे उसका प्रयोग करें या चाहे प्रयोग ना करें, अगर उसके मूल्य में समय के साथ कमी आ रही है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक बेटा, अब आगे डिस्कस कर रहा हूं। मैंने बता दिया आपको अस्थायी संपत्ति। दूसरी संपत्ति की बात करता हूं। जैसे दूसरी संपत्ति है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, ठीक भाई, करंट एसेट्स को हम कहते हैं चालू संपत्ति। चालू संपत्ति क्या होती, ऐसी संपत्तियां जो कह सकते हो कि करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जो विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर, जिसको हम किस में बदल लें, कैश में बदल लें। ऐसी संपत्तियां जो विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर, जिसको हम रोकड़ में बदल लें, कैश में बदल लें, उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। अब जैसे करंट एसेट्स में एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कैश है, ठीक भाई, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, ये सब जैसे चीजें हैं। अब जैसे कैश रोकड़ हो गया, डेटर्स देनदार। देनदार का मतलब होता है जिससे, देखिए एक शब्द याद रखिएगा, लेनदार और देनदार 2 टर्म होता है, क्रेडिटर और डेटर। लेनदार क्रेडिटर कहते हैं, देनदार डेटर कहते हैं। क्रेडिटर क्या होता है कि भाई जिससे हम उधार खरीदते हैं या जिससे हम पैसा लेते हो, हमारा क्रेडिटर है, और जिसको हम पैसा देते हो, हमारा डेटर है। सीधा सा मतलब आप याद रखिए, जिससे पाना है वो हमारा डेटर है और जिसको देना है वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर को हम लायबिलिटी बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज हमारा दायित्व है क्योंकि हमें देना है, और डेटर से हमें पैसा पाना है, हमारी संपत्ति है, एसेट्स है। ठीक है, तो कैश हो गया, डेटर हो गया, बीआर हो गया, ये हमारे किसके एग्जांपल हैं, करंट एसेट्स के। ठीक है, अब जैसे मैंने बता दिया आपको करंट एसेट्स, और भी चीजें होती है बेटा, कोई दिक्कत आएगी आप पहले टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करता हूं, फिर आगे चीजें आपको बताऊंगा। एक एक चीज आप देखते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस करते चलिएगा हमसे। अब जैसे आगे में करंट एसेट मैंने बता दिया, अगली एसेट जैसे, ये हम एसेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगली एसेट जैसे हमारी है करंट एसेट्स के बाद टेंजिबल एसेट्स।
टेंजिबल, ठीक भाई, टेंजिबल एसेट्स, इसको बोलते हैं मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, मूर्त संपत्ति। तो ध्यान रखना, वो संपत्तियां जो दिखाई देती हैं, जिनका आकार होता है, उनको हम टेंजिबल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेंजिबल में जैसे लैंड है, भाई जमीन दिखेगी, उसका आकार तो है ही है भाई, 2 बीघा है, 10 बीघा है, अलग अलग उसका आकार होता है। लैंड है, बिल्डिंग है कि नहीं, मशीनरी है, ये सब हमारी कौन संपत्तियां हैं, टेंजिबल है। तो आप याद रखना, जो हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं, जनरली हमारी जो अस्थाई संपत्तियां होती है, हमारी क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स होती है। मूर्त संपत्तियां, वो संपत्तियां जो दिखाई देती हैं, जिनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जिन पर समय के साथ डेप्रिसिएशन लगता है, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। ठीक बेटा, अब आगे फिर भी डिस्कस करता हूं। जैसे ध्यान रखना आप लोग, केवल एक एसेट से लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, समय के साथ उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। वैल्यू केवल घटती अगर है तो बाकी संपत्तियों की, इसलिए लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। हाँ, लैंड की क्राइसिस की वजह से उसकी वैल्यू घट सकती है। जैसे भाई मान लीजिए कोई आपदा आ गई, तो उसकी वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो ये मैंने बोला आपसे टेंजिबल एसेट्स। अब मैं बात कर रहा हूं आगे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक बेटा, मैंने बोला इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, अमूर्त संपत्तियां, वो संपत्तियां जो दिखाई नहीं देती, जिनको केवल हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जिनसे व्यापार लंबे समय तक लाभ कमा सकता है, उनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल है गुडविल, ठीक भाई, दूसरा है पेटेंट, ठीक है, अगला है जैसे कॉपीराइट है भाई, समझते जाइएगा आप लोग, कॉपीराइट, ठीक है, और जैसे ट्रेडमार्क्स, ठीक है, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर हमारी कैसी संपत्ति है, हार्डवेयर हमारी टेंजिबल एसेट्स रहती है भाई, मॉनिटर है, सीपीयू है कि नहीं, ये सब हमारे क्या है, दिखाई देते हैं, फ्लफी है, सब दिखते हैं, तो दैट इज क्या, टेंजिबल एसेट्स। लेकिन सॉफ्टवेयर से हमने कहा टैली है, एडीएमएस है, या आप कह सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट है, एमएस में, जो हमारा कहने का मतलब जो भी चीजें इस तरह की हैं जो दिखाई नहीं देती, जिनका केवल फंक्शन दिखता है, दैट इज क्या, इनटेंजिबल एसेट्स। और जो जिनका कोई फिजिकल स्वरूप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स। तो मैंने इसे डिस्कस किया, मैंने लिखा गुडविल। गुडविल देखिए, गुडविल क्या चीज होती है, फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू हार्ड वर्क इज नोन एज गुडविल। किसी भी व्यवसाय अथवा व्यवसायी की भविष्य में लाभ कमाने की जो क्षमता होती है, उसी को हम ख्याति कहते हैं। ख्याति से हम लंबे समय तक लाभ कमा सकते हैं। आदमी कहता नहीं, ख्याति से हम जैसे ख्याति ऐसी संपत्ति होती है जिससे कई पुश्तें फायदा कमाती हैं, बनाने में जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। जैसे आप लोग आजकल कुंद्रा साहब को देख रहे होंगे, बहुत अच्छी गुडविल थी भाई, एक मार्केट की वैल्यू थी, एक ऐसे बिजनेसमैन थे, शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड, आप लोग जानते होंगे। तो आजकल देख रहे हैं उनकी गुडविल इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि डैमेज हो गई, अब उनसे कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा, कोई पर्सन उनसे कभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहेगा। कहने का मतलब बनाने में पूरी जिंदगी लग गई, लेकिन बिगड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। तो गुडविल एक ऐसी संपत्ति होती है, सबसे अस्थायी संपत्ति होती है, उससे व्यापार लंबे समय तक लाभ कमा सकता है। आगे मैं इसके पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मैं कहता हूं, इसे मान लीजिए मैं कहता हूं मेरी 10 लाख की गुडविल है, आप कहेंगे सर दिखाइए किधर है, मैं कहूंगा भैया कहाँ है, दिखती तो है नहीं भाई। अगर मैं कहता हूं 10 लाख, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मेरी 1 लाख की गुडविल है, मैं अपनी गुडविल आपको 1 लाख रुपए में बेच रहा हूं, आप कहोगे सर दिखाइए, आप उसका 10 पैसा भी नहीं दोगे, 10 रुपया भी नहीं दोगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा व्यापार 5 लाख रुपए का है, कोई बिजनेस मेरा चलाता हूं 5 लाख रुपए का है, अब व्यापार हमारा जो है काफी उसका नेम फेम है, काफी उसकी वैल्यू है, हमारा नेम फेम चल रहा है। अब मैं कहता हूं कि मैं अपना अगर बिजनेस अगर आपको बेच रहा हूं, तो मैं अपना 5 लाख का व्यापार आपको मैं कह रहा हूं 8 लाख रुपए में बेच रहा हूं, आप मुझसे बार्गेनिंग कर लेंगे, कह देंगे सर 8 नहीं मैं 7 दूंगा, मैं 6 दूंगा। तो 5 लाख की वैल्यू के लिए मैंने आपसे 7 लाख रुपया लिया, जो मैंने 2 लाख रुपया लिया, दैट इज गुडविल। वो हमारे लिए क्या है, ख्याति है। तो ख्याति अलग से खरीदी बेची नहीं जाती, ख्याति हमेशा बिजनेस के साथ चलती है। तो आप लोग याद रखना कि ख्याति हमारी कैसी एसेट्स है, इंटेंजिबल। पेटेंट क्या चीज होती है, पेटेंट की हिंदी होती है एकस्व क्या चीज होती है, इससे मैंने गुडविल के बारे में डिस्कस किया। गुडविल को हम क्रेडिट कह सकते हैं, मार्केट कह सकते हैं, प्रीमियम कह सकते हैं, है कि नहीं। एक अनपढ़ आदमी होता है तो वो भी ख्याति की बात करता है
कि कहता है भैया उनका बड़ा नाम है, तो नाम का मतलब क्या चीज़ होता है, जिसकी वजह से हमसे कस्टमर जुड़ते हैं, जिसकी वजह से हम फायदा कमाते हैं, वो गुडविल होती है। जैसे मैंने कहा पेटेंट, पेटेंट क्या चीज़ है? पेटेंट एकस्व का मतलब होता है, जैसे भाई मान लीजिए पेटेंट का मतलब अगर हम कोई चीज़ कोई टेक्नोलॉजी कोई अगर डेवलप करते हैं तो गवर्नमेंट से उसको हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है, तब जाके उस पर हम काम कर सकते हैं। जैसे जिससे कोई आदमी हमारा कार्य को डुप्लीकेसी ना कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि नोकिया कंपनी है, या जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलप किया, आज वो मोबाइल बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, या बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी गुड्स तैयार कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर सैमसंग ने अगर उसका लाइसेंस ना लिया होता गवर्नमेंट से, उसको अगर टेक्नोलॉजी ना लिया होता, तो कोई दूसरी कंपनी उसकी चोरी कर सकती थी। अब जैसे मैं कहता हूं कि सैमसंग वालों ने अपनी उस राइट्स को एलजी वालों को सेल कर दिया, अब उसका जो फायदा सैमसंग लेता था उसका फायदा कौन लेगा? एलजी लेगा। तो कहने का मतलब कोई चीज अगर कोई टेक्नोलॉजी अगर कोई सिस्टम डेवलप करते हैं गवर्नमेंट से उसके लिए अथॉरिटी लेनी पड़ती है, दैट इज क्या हो? पेटेंट। पेटेंट इसको एक कहते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या चीज होती है इसके बारे में भी आप जानिए। जैसे कॉपीराइट का जनरली मतलब लिया जाता है कि इसमें बुक्स हो गया, कोई आर्टिकल्स हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, आप देखते हैं। जैसे भाई मान लीजिए कि मैंने बुक्स लिखी है, जैसे हमारी अपनी बुक्स है, मैंने कोई अकाउंटेंसी की बुक्स लिखी है, तो जैसे मैंने अगर सरकार से अगर गवर्नमेंट से अगर परमिशन लिया है, तो अगर लाइसेंस लिया है, तो हमारी बुक को कोई दूसरा पर्सन उसका यूज नहीं कर सकता, उसके कोई मैटर वो नहीं लिख सकता। अगर वो लिखेगा मैं उस पर केस फाइल कर सकता हूँ। तो कॉपीराइट क्या चीज़ होती है? किसी भी आर्टिकल या किसी भी कह सकते हो कि सॉन्ग या कोई भी इस तरह का वर्क है जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा इन सब के बारे में। ट्रेडमार्क्स, जैसे हर व्यापार का एक साइन होता है, एक सिंबल होता है, या सॉफ्टवेयर अभी मैंने बताया ही था। तो ये सब संपत्तियां हमारी कैसी हैं? इंटेंजिबल हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे टेंजिबल एसेट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है। ठीक है, एक एसेट्स और जैसे मैं बता रहा हूं, फिक्सिशियस एसेट्स, फिक्सिशियस, FICTITIOUS, फिक्सिशियस। ठीक बेटा, फिक्सिशियस एसेट्स क्या होती है? काल्पनिक संपत्तियां, वो संपत्तियां जो व्यवसाय में केवल कल्पना मात्र हैं, जो दिखाई नहीं देती, जिनसे व्यापार लंबे समय तक फायदा कमाता है, लेकिन व्यवसाय उनको बेचकर अलग से पैसा प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा। इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्सिशियस में बेसिक अंतर क्या होता है? इसको हम बेच करके, इंटेंजिबल एसेट्स को बेच करके हम कैश प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसकी सेल कर सकते हैं, अलग से खरीद बेच सकते हैं। बट गुडविल एक ऐसी संपत्ति होती है जो अलग से खरीदी बेची नहीं जाती, हमेशा बिजनेस के साथ बिकती है। लेकिन अगर फिक्सियल एसेट्स के बारे में बात करें तो इसको अलग से खरीदा बेचा नहीं जा सकता, या आप कह सकते हो कि ऐसी संपत्ति है जो व्यापार में खर्चा है, घाटा है, लेकिन उसकी अलग से सेलिंग नहीं होती, व्यापार उससे लंबे समय तक फायदा कमाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिक्सियल एसेट्स का, जैसे हमने कहा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज ये क्या होता है जान लो आप लोग। एनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेज ऑफ कंपनी इज नोन एज प्राइमरी एक्सपेंसेज। कहने मतलब किसी भी व्यवसाय या किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन, उसके निर्माण का जो खर्चा होता है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेज, प्रारंभिक व्यय। तो जो प्रारंभिक व्यय होता है, अब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए हमने कोई व्यवसाय स्टार्ट किया, उस पर हमने 10 लाख रुपया प्रारंभिक व्यय खर्च किया। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा प्राइमरी एक्सपेंसेज खरीद लीजिए, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि एक तरह का क्या है? खर्चा है, नुकसान है। तो ये व्यापार में काल्पनिक जो संपत्तियां होती हैं, व्यापार इनसे लंबे समय तक फायदा कमाता है, लेकिन एक तरह के नुकसान होते हैं, इनकी सेल नहीं की जाती, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स की सेल की जाती है। तो दोनों में अंतर आप याद रखिएगा। इंटेंजिबल एसेट्स की ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन फिक्सियल एसेट्स की ट्रेडिंग नहीं हो सकती। इंटेंजिबल एसेट्स में केवल गुडविल एक ऐसी संपत्ति है जिसकी ट्रेडिंग हमेशा बिजनेस के साथ होती है, बाकी को अलग से हम खरीद बेच सकते हैं। मैं कह रहा हूं मेरा कॉपीराइट है, मैं अपना कॉपीराइट किसी को सेल कर सकता हूं, मैं अपना पेटेंट किसी को सेल कर सकता हूं, अपना सॉफ्टवेयर मैं किसी दूसरी कंपनी को सेल कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी गुडविल 5 लाख रुपए की अगर मैं बेचूं तो कोई उसको खरीद नहीं सकता। आप कहेंगे सर दिखाइए, उसका आप 50 पैसा भी नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं 10 लाख का व्यापार आपको मैं 15 लाख रुपए में बेच रहा हूं, आप बार्गेनिंग कर लेंगे, उसका 12 लाख रुपया देंगे, 13 लाख रुपया देंगे, तो जो एक्स्ट्रा में 2-3 लाख रुपया जो मिल रहा है, दैट इज हमारे लिए क्या कहलाएगी? वो गुडविल। ठीक है, अब आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें मैंने कुछ एसेट्स के बारे में बता दिया, जैसे और भी बहुत सारी संपत्तियां होती हैं, क्योंकि जैसे आगे मैं बताता हूं आपको। वेस्टिंग एक होती है, वेस्टिंग एसेट्स, ये भी जान लीजिए, थोड़ा बता देता हूं आपको। या प्राइमरी एक्सपेंस मैंने एग्जांपल दिया, इसमें और भी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे मैं इसमें दे रहा हूं और भी, जैसे डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर्स, ये आप कह सकते हो शेयर इशू एक्सपेंसेज, अंश निर्गमित व्यय या अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट, ये सब हमारे किस एग्जाम्पल हैं फिक्स्ड एसेट्स के, ठीक बेटा। अब जैसे ये मैंने आपको फिक्स्ड एसेट्स के बारे में डिस्कस कर दिया। एक जैसे एक एसेट्स मैं और बता दूंगा आपको, जैसे एक एसेट्स होती है हमारी वेस्टिंग एसेट्स, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। वेस्टिंग एसेट, क्षयशील संपत्तियां। क्षयशील संपत्तियां क्या होती हैं? ऐसी संपत्तियां जो एक समय बाद खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोल माइंस है कि नहीं, कोल माइंस भाई, जैसे कोयले की खान है, आयरन माइंस है, लोहे की खान है कि नहीं, या कह सकते हो कि ईंट का भट्ठा है, ब्रिक मेकिंग, जहाँ लोग ईंट वगैरह पाते हैं। तो कहने का मतलब जब वो वहाँ पे सामान निकलना खत्म हो जाएगा तो उसका राइट क्या है, खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसी संपत्तियाँ जो एक समय के बाद समाप्त हो जाती हैं, दैट इज कौन सी एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, इसको बोलते हैं क्षयशील संपत्तियाँ। तो मैंने संपत्तियों के बारे में डिस्कस किया। अब अगला मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने आपको बता दिया ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल क्या होती है, मैंने बता दिया आपको ड्राइंग्स क्या होता है, फिर मैंने कहा बिजनेस दो चीज़ से मिलकर बनता है, लायबिलिटी और एसेट्स। फिर मैंने डिस्कस कर दिया एसेट्स के बारे में। मैंने बताया आपको ट्रांजैक्शन क्या है, मैंने बताया आपको कैपिटल क्या है, मैंने आपको बताया ड्राइंग्स क्या है, मैंने आपको बताया एसेट्स क्या है। अब मैं बात कर रहा हूं पांचवा टर्म्स, लायबिलिटीज। मैं पांचवा टर्म डिस्कस कर रहा हूं बेटा, लायबिलिटीज, दायित्व, ठीक है। कोई दिक्कत होगी आप डिस्कस करिएगा। पांचवा टर्म है लायबिलिटीज, ठीक है, देयताएं या दायित्व जिसको कहते हैं। देखिए लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज का मतलब होता है जो हमें पेमेंट करना है, वह पैसा जो हमें किसी को देना है, या कहने का मतलब हमारे ऊपर जो कर्जा है, या जैसे हमने किसी से पैसा लिया इसको हमें वापस करना है, दैट इज लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होता है, एनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट इज नोन एज एसेट्स, वो हमारे सभी लॉन्ग टर्म बेनिफिट जिसको हम खर्च करके या कह सकते हो जिससे हम लंबे समय तक फायदा कमाते हो, हमारी संपत्तियां होती है। जो मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बताया टेंजिबल क्या होती है, इंटेंजिबल क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, इन सबके फिक्सिशियस क्या होता है, इन सबके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ लायबिलिटीज। तो आप लोग याद रखना, बेसिकली जो लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज बेसिकली दो तरह की होती है। जो दायित्व होता है हमारा बेसिकली दो तरह का होता है बेटा, बेसिकली दायित्व दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज, ठीक भाई। दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक बेटा। इंटरनल को हम कहते हैं आंतरिक दायित्व, एक्सटर्नल को हम कहते हैं बाह्य दायित्व। अब इंटरनल लायबिलिटीज को एक नाम हम और कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज को हम एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स या ओनरशिप फंड। शेयर होल्डर या ओनरशिप फंड कहने मतलब जिसपे किसका अधिकार है, ओनर का अधिकार है, मालिक का, और जिसपे पड़ोसी का अधिकार, आउटसाइडर का राइट है, वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल। तो ध्यान रखना व्यवसाय में दो चीजें हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल। अब देखिए मैंने बोला व्यवसाय, ध्यान रखना व्यवसाय में देखिए ये मैं आगे पढ़ाऊंगा 12 कॉन्सेप्ट होती है अकाउंटिंग की, उसमें एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। वो अवधारणा ये कहती है दो चीजें बताती है, एक कहती है बिजनेस और दूसरा कहती है बिजनेस को चलाने वाला बिजनेसमैन। दोनों में कैसी एंटिटी होती है, सेपरेट। तो बिजनेस अलग मानते हैं, बिजनेसमैन को अलग मानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब भी हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो माना जाता है व्यवसाय अलग है, व्यवसायी अलग है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि भाई जो पैसा बिजनेस को, बात को ध्यान दीजिएगा, जो पैसा बिजनेस को मालिक को देना है, दैट इज क्या, इंटरनल लायबिलिटीज। और जो पैसा बिजनेस को बाहरी लोगों को देना है, पड़ोसी को देना है, दैट इज कैसी लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई मान लीजिए अपनी दुकान को स्टार्ट कर रहे हो, अपनी पूंजी लगा रहे हो आप, प्रॉफिट हो रहा है, तो जो पूंजी है, जो प्रॉफिट है, ये हमारी कैसी लायबिलिटीज है, व्यापार के लिए इंटरनल है। अब ऐसे मान लीजिए हमने बैंक से 50 लाख का कर्जा लिया,
हमने किसी कंपनी से लोन लिया है कि नहीं, तो या हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इंटरनल का एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरनल लायबिलिटीज में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनल में कैपिटल को ले लीजिए आप, पूंजी है कि नहीं, प्रॉफिट को ले लीजिए, लाभ है, और रिजर्व को ले लीजिए, संचय। देखिए कैपिटल में किसका अधिकार होता है, मालिक का अधिकार होता है, तो इसका मतलब ये कैसी लायबिलिटीज है, इंटरनल है। प्रॉफिट पे किसका अधिकार है, मालिक का है कि नहीं। रिजर्व जैसे मान लीजिए हमारे पास फायदा ज़्यादा हो गया, हमने कुछ पैसा भविष्य के लिए सेव कर लिया, तो ये हमारा रिजर्व हो गया। तो कहना ये सब चीज़ों पे किसका अधिकार होता है, ओनर का अधिकार होता है। तो व्यवसाय के लिए कैसी लायबिलिटीज है, इंटरनल लायबिलिटीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पैसा व्यवसायी को पे करना है, देना है, वो हमारी कौन सी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटीज है। और जो पैसा व्यवसाय को बाहरी लोगों को देना है, पड़ोसी को देना है, दैट इज क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब इसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज बेसिकली दो तरह की होती है, एक्सटर्नल भी दो तरह की होती है। एक आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दीर्घकालीन दायित्व। दूसरा हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, अल्पकालीन दायित्व। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को ही हम कह सकते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक बेटा, अब देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब, भाई जैसे मान लीजिए आपने बैंक से कर्जा लिया 1 साल के ऊपर, तुम्हारा क्या है, लॉन्ग टर्म है। बैंक से कर्जा हमने लिया 1 साल के लिए, तुम्हारा क्या है, शॉर्ट टर्म है। तो आप याद रखना, जो हमारे जो लोन 1 साल के ऊपर है, जो हमारे लोन 1 साल के ऊपर है, वो हमारे कौन से हैं, लॉन्ग टर्म है। और जो 1 साल तक के लिए 1 साल के हैं, विद इन 1 ईयर, वो हमारे क्या है, शॉर्ट टर्म है। ऐसे लायबिलिटीज, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान बिजनेस को विद इन 1 ईयर करना है, दैट इज क्या, करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और जिनका भुगतान 1 साल के ऊपर हो रहा है, वो हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म। जैसे लॉन्ग टर्म में एग्जांपल दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म में जैसे कह सकते हो बैंक लोन मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, या आप कह सकते हो डिबेंचर, कंपनियां जब कर्जा लेती हैं पब्लिक से, ऋणपत्र ऑफर करती हैं, डिबेंचर्स है कि नहीं। या आप कह सकती हैं बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, ये हमारे सब कैसे हैं, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में जैसे हमने कहा क्रेडिटर, अभी मैंने बताया था, जिससे मैंने उधार लिया वो हमारा क्रेडिटर है, और जिसको मैंने उधार दिया हमारा डेटर है। कहने का मतलब जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारा डेटर है, और जिसको पैसा हमें देना है हमारा क्रेडिटर है। अगर 1 साल के अंदर है, 1 साल के ऊपर है, अब जैसे मैंने कहा क्रेडिटर अगर है तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, करंट। अगर डेटर है, देनदार है, तो देनदार हमारी एसेट्स है। कौन से एसेट्स है, करंट एसेट्स। याद रखना आप लोग। बिल्स पेबल, अगर बिल बताऊंगा आगे, अगर कोई बिल का पैसा हमें देना है तो हमारा भी क्या है, करंट लायबिलिटी है, बीपी। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये जितने भी हमारे सब 1 साल के अंदर है, ये 1 साल के अंदर, 1 साल के ऊपर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आदत पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई काम करता है कोई आदमी, अब 12 महीने, भाई कल मैंने बताया भी था आप लोगों को, 12 महीने अगर वो काम करता है तो 12 महीने 1 ईयर होता है। अब जैसे हमने कहा 12 महीने काम किया, उसकी सैलरी मान लीजिए 12,000 बनती है, आपने केवल 10,000 रुपया दिया है, तो आपको और कितना देना है, 2,000। दैट इज क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीजें, आप कह सकते हो बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर पैसा, भाई जैसे बैंक से हमने कर्जा लिया है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है डिपॉजिट अमाउंट से अगर बैंक हमें ज़्यादा पैसा विड्रा देती है, अगर उधार देती है, तो हमारा क्या ओवरड्राफ्ट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपया बैंक में जमा है, हमारी गुडविल बैंक की नज़र में अच्छी है। बैंक की नज़र में गुडविल का मतलब ये होता है, आप बैंक से पैसा लेते हो, टाइमली बैंक का पैसा वापस कर देते हो, तो ये माना जाता है कि गुडविल बैंक की नज़र में क्या है, अच्छी होती है। तो बैंक आपको ओडी की सुविधा देती है, ओवरड्राफ्ट, जिससे बैंक आपसे ब्याज भी लेता है। तो जनरली जैसे ओडी 50% मिलता है। ऐसे मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपया जमा है, तो बैंक से आप 1.5 लाख रुपया ले सकते हो, मतलब 1 लाख अपना तो है ही है, अब प्लस 50,000 आप ओडी ले सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट जो होता है ये भी हमारा 1 साल के लिए होता है। कौन सी लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटी। तो मैंने डिस्कस कर दिया दायित्व के बारे में,
इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल। तो जो पैसा बिजनेस को मालिक को पे करना है दैट इज इंटरनल लायबिलिटीज, और जो पैसा बिजनेस को आउटसाइडर को देना है, पड़ोसी को देना है, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी दो तरह का है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल के ऊपर, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, 1 साल तक। ये मैंने बता दिया आपको। तो ये चीज़ याद रखना कि बैलेंस शीट के 2 पार्ट हैं, बैलेंस शीट के 2 लड़के हैं। पहले वाले का नाम है लायबिलिटीज, दूसरे वाले का नाम है एसेट्स। ये मैंने आज आपको डिस्कस कर दिया। मैंने बताया आपको कि ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होते हैं। मैंने आज आपको 5 पॉइंट डिस्कस किए। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आगे हमारे क्या चीज़ें हैं, मतलब और जो पॉइंट्स बचे हैं, अभी इसमें कुछ चीज़ें और बची हैं बेसिक टेक्नोलॉजी में, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट दीजिए कि जो आपकी हर प्रॉब्लम में सॉल्व करूँगा। इसीलिए मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं मिक्सचर दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश। मैं इस केवल ओनली केवल इंग्लिश नहीं दे रहा हूँ, मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दे रहा हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको हर बेसिक चीज़ें मिलेंगी, जिनको अकाउंटेंसी नहीं आती होगी उनको भी अकाउंटेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी जो भी समस्या होगी, हर समस्या का मैं समाधान दूंगा। तो आज के लिए आज मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जब दूंगा तो इसके आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी ये टॉपिक बचा है बेसिक टेक्नोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई अकाउंटिंग अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उसका हमें आभाषा मालूम होना चाहिए, उसका ABC में पता होना चाहिए। डायरेक्ट हम एप्पल नहीं लिख लेंगे, पहले उसका ABC पता होगा तभी हम काम कर सकते हैं। कि भाई कैपिटल क्या है मैंने बता दिया, ट्रांजेक्शन क्या है, सब चीज़ें सबको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना। तो हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो बेटा आज के लिए थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।